तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 के जो है ईवीएस के पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, संपूर्ण व्याख्या कराने वाला हूँ, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज की जो वीडियो है हमारी 10वीं नंबर की वीडियो यानी कि 10th पार्ट है। इससे पहले 9 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और 2019 से 18 से लेके 19 नहीं 18 से लेके अभी तक के जितने भी आपके जो है सीटेट में जो है ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी जो इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे जो है लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा और सीडीपी को भी जो है बाल विकास का भी जो है सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी के 15 बाय 15 क्वेश्चन लेने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वही जो मैं जो है क्लास 1 से लेके अभी तक 10 तक जो मैं हर एक वीडियो में क्वेश्चन कराता हूं, और मैं सोच रहा हूं एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको मैं देने वाला हूं, जैसे कि हाथी के बारे में। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट जो पेपर बना रहे हैं ना, उसने पता नहीं कभी जो है चिड़ियाघर जाके या उसने अपनी बीवी को दिखा दिया या अपने बच्चे को दिखा दिया या उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा हाथी पसंद है या उसके बच्चे को, ये हाथी से बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। और हर एक सेट में आपको ये हाथी जो है आपको मिल जाएगा। तो हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैसे जो है इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम जो है हाथी के बच्चे का जो है वजन होता है, जो 3 महीने का जो बच्चा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। जो एक वयस्क यानी कि जो एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 200 किलोग्राम, यानी कि ये उल्टा लिख देते हैं, यानी कि जो हाथी का वजन है वो 100 किलो लिख देते हैं, यानी कि जो हाथी का जो वजन है वो सही वजन 200 किलो है। और एक जो बड़ा हाथी होता है, एक जो वयस्क हाथी होता है वो 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम जो है क्या करता है, वो जो है पत्तियां और झाड़ियों को जो है एक दिन में खा सकता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों में जो है इन्होंने नंबर्स का और फेर कर दिया है। ठीक है, तीसरा क्या है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। हाथी को जो है ना मतलब एक मतलब होता है ना कि मतलब ADHD आप बोल दो, मतलब इसको मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक तरीके से बहुत ज्यादा चंचल होते हैं हाथी, और वो एक जगह आराम नहीं करते हैं। जैसे आपके जो छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, उसी तरीके से जो ये हाथी होते हैं ना ये आराम नहीं करते हैं, और वे जो है दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और इनको जो है ना सबसे ज्यादा पसंद होता है कीचड़ में और पानी में खेलना। जब भी किसी भी हाथी को देखोगे ना, जहां उसको कीचड़ दिख गया पानी दिख गया लोटपोट हो जाएगा उसमें। तो ये दोनों पॉइंट तो सही है, यानी कि हमारे जो करेक्ट आंसर है सी और डी ही हमारा जो है करेक्ट आंसर। इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? चलो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है हमारा जो है यहाँ पे 200 kg वजन होता है 3 महीने के हाथी का, और एक एडल्ट हाथी जो है एडल्ट एलिफेंट जो है वो 200 किलो नहीं 100 किलोग्राम जो है लीव्स एंड बुशेस यानी कि झाड़ियों को खा सकता है एक दिन में। इसका जो है सी और डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए और बी जो है आपको जो है कथन दे रखे हैं। इन कथनों में आपको बताने की क्या ये जो है कथन सही है कि नहीं है। जैसे मनाली आप सब में से बहुत मैक्सिमम बच्चे गए होंगे घूमने, नॉर्मल सी चीज है। बताओ भाई, मनाली में जो ढालो छत वाले जो है मजबूत बांसों के खंबे पे जो है बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो ये जो बात यहाँ पे हो रही है ना कि मनाली में जो क्या करते हैं, जो ढालू छत होते हैं, ढालू छत कैसे होते हैं, ऐसे ढालू छत होते हैं वाले मजबूत बांसों के खंभों पर जो है, मतलब कि जो बांस के जो खंभे होते हैं ना उन पे जो है घर बनाए जाते हैं। तो जी नहीं, मनाली में नहीं, वो असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में काफी ज्यादा बारिश होती है और 3 से 4 मीटर जो है ऊपर जो है मतलब बांसों के ऊपर जो है वो क्या करते हैं घर बनाते हैं, जिससे कि जो उनका घर में जो है पानी वगैरह ना जाए। तो ये असम की बात हो रही है, ये मनाली तो यहाँ तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, मनाली में बारिश बहुत तेज होती है। कोई वो नहीं है, सबको मालूम है भाई मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। अगर आप सभी अगर कभी घूमने गए हो तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा, वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो इसका बी कथन तो सही है, लेकिन ए कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए कथन में जो सारी जो ये फीचर्स बता रहे हैं ना, ये सब असम की फीचर्स बता रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, चलो इसका क्या है, ये हमारा ए गलत है, और हमारे इट रेन्स अ लॉट एंड स्नो इन मनाली ये हमारा सही है। इसका हमारा ए फॉल्स बट बी इज करेक्ट आंसर है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, अब देख रहे हो कितने सारे अभिकथन वाले क्वेश्चन जो है ये देते हैं। मतलब इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा हमें कुछ वो नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है 150 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है 5 सब्जेक्ट में होते हैं, और पर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलता है। तो सोचो 1 मिनट मिल रहा है, मतलब 60 सेकंड मिल रहा है, तो 60 सेकंड से 1 मिनट से ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने में लग जाएगा। उसके बाद आंसर कर रहे हो वो सही है नहीं है वो अलग चीज़ है,
इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है ना, जब मैं आपको समझाता हूँ ना, तो उसको डिटेल में समझा करो, क्योंकि सारे टॉपिक समझोगे ना, तब जाके अगर वो क्वेश्चन टकराता है ना, वहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको 2-4 वर्ड दिखे, टिक मार दोगे तुरंत और आगे निकल लोगे। तो मतलब अपने स्पीड को फास्ट रखने के लिए आपको कछुए की चाल चलनी पड़ेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बस फटाफट 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 करा दो भाई, और हम जो है मतलब फिर पेपर में कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको खरगोश की चाल चलनी है पेपर में, तो आपको पहले यहाँ पे प्रिपरेशन के टाइम में कछुए की चाल चलनी होगी। कछुए की चाल चलोगे तभी जीतोगे। कहानी में भी कछुआ ही जीता था ना, खरगोश तो नहीं जीता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है दाब लगाने पे यानी कि प्रेशर लगाने पे गैस को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? उसके बाद, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाए। यानी कि जब भी कोई गैस, जैसे कि एलपीजी गैस है, इसमें क्या करते हैं हम, अगर दबाव लगाते हैं तो उसके अंदर जो कण होते हैं उसका क्या होता है, स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से जो है संपीड़ित हो जाता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। तो देखो, ऑन अप्लाइंग प्रेशर अ गैस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। अगर हम गैस में जो है प्रेशर लगाते तो उसको हम जल्दी इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन अ गैस द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीज एंड इट इज इजिली कंप्रेस्ड। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, भाई बताओ। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझो। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कुछ वैसा नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर किसी भी चीज पे प्रेशर लग रहा है तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो तो कम होगा ही ना। संप्रेषित होने का मतलब है कि कम होना, यानी कि संप्रेषित यानी कि उस पर जब प्रेशर लग रहा है तो वो कम हो, चीजें कम हो रही है। तो वही चीजें बताइए, दोनों चीजें सही है भाई। दाब लगाने पे जो गैस को जो हम आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जब भी हम गैस पे दबाव लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच में जो जो गैप होता है ना वो कम हो जाता है। समझ गए, ये क्वेश्चन था। तीसरे का हमारा जो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल इसका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इंग्लिश वाले में भी जो है हमारा जो है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पौधे के बारे में है। पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर जो है आपको विचार करना है। पौधे के बारे में कौन से जो कार्य हैं वो सही कार्य हैं वो आपको बताना है। भोजन का जो उत्पादन जो है और भंडारण करना इनका काम है, बिल्कुल। पौधे को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल व खनिज का स्थानांतरण करना, बिल्कुल। ये भाई सारे कार्य जो है पौधे के हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तने के जो है मुख्य कार्य आपको बताने हैं, यानी कि इसमें से जो तने का कौन सा कार्य है, ये सारे पौधे का कार्य है। इसका जो है आपको बताना है कि तने का कौन सा मुख्य कार्य है, क्योंकि पौधे में भी कई सारे जो है पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका फूल हो गया, फल हो गया, उसके बाद हो गया जड़ हो गया, तना हो गया। तो इसमें स्पेसिफिक तने का कार्य, क्योंकि ये सभी कार्य पौधे के कार्य हैं, लेकिन इसमें तने का कार्य कौन सा वो बताना है। सबसे पहला है भोजन का उत्पादन तथा भंडारण करना। भोजन का उत्पादन नहीं करता तना, भोजन का जो उत्पादन होता है ना वो पत्तियां करती है, ठीक है। और पौधे को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल। जो तना होता है ना बीच में डंडी टाइप का, वो क्या करता है, वो सहारा ही तो देता है ना पौधे को। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों व जल से खनिज व स्थानांतरण, यानी कि जो भी जल वगैरह है, कोई भी खनिज वगैरह मिनरल्स वगैरह है जो जड़ से जो है पत्तियों को ला के दे रहा है, वो कौन दे रहा है, वो तना ही तो दे रहा है ना। तो इसका जो है हमारा बी और सी जो है करेक्ट है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ए और बी जो है हमें इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये भी पढ़ना तने का कार्य पूछा है, तो इसलिए हमने तने का कार्य सिर्फ बताया, ठीक है भाई। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को जो ईवीएस की क्लास में जो श्रीमती शीतल मैडम है वो ईवीएस के कंसेप्ट को समझाने के लिए जो है प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं को जो क्या कर रही है वो उपयोग कर रही है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, यानी कि वो क्यों इस चीज का प्रयोग कर रही है। तो इसके पीछे का आपको लॉजिक बताना है, तर्क बताना है। तो भाई ऑप्शन दे रखे हैं, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना। सिर्फ पूरा करने के लिए वो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ भाई, पहला गलत हो गया। विद्यार्थियों को अपनी कविताएं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भाई। वो जो है टीचर जो चाहती है कि बच्चे जो है कहानी और कविताओं को जो है लिख सके, इससे जो है उनके जो है लेखन कौशल है वो विकसित होगा। तो बी ऑप्शन तो सही है, एक से ज्यादा आंसर इसके। उसके बाद विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, यानी कि जो डाइवर्सिफाई हमारे जो कल्चर है, भाषा जो मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी जो लैंग्वेज है उनके बारे में जो है हम जागरूक कर सकते हैं इससे, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद पाठों को अधिक
संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आप कक्षा में अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कहानी वहानी बच्चों को सुनाते थे ना, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेके उसको सुनते थे, बहुत ज़्यादा। जो मतलब अगर उस कहानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ देते ना आप, तो वो तुरंत से जो है उसका आंसर दे देते थे। तो इसका डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि BCD इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो है हमारा ए को छोड़ के बाकी सारे सही है और हमारा BCD इसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5वीं तक EVS पढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य है? कोई एक प्रमुख उद्देश्य आपको जो है बताना है भाई, इसमें से जो है कौन सा है? स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, क्या ये है? विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, क्या ये है? विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ, भाई गहन समझ तो हो ही नहीं सकती, बच्चा जब प्राइमरी लेवल पे तो वो गहन समझ कहाँ से कर लेगा? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, जैसे कि NCF 2005 भी अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल में बोलता है कि हमें जो बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है ना, तो हमें जो है क्या करना है, उसके बाहरी स्कूल के बाहरी दुनिया से, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाने पे जो बहुत ज़्यादा NCF 2005 भी जो है जोड़ देता है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगा है। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का, एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पे जो है वह जो है तैरने लगता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? यानी कि एक टीचर होती है और वो क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करती है और वो बच्चों को दिखाती है कि एक पानी का ग्लास लिया है और उसमें एक अंडा डालती है। तो वो अंडा क्या करता है, वो नीचे सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है पानी में। और जैसे ही उस पानी में जो है वो नमक डालना शुरू करती है, तो क्या करता है, वो अंडा जो है ऊपर तैरने लगता है। तो बच्चे पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए जो टीचर है वो क्या जो है उनको बताएगी, क्या एक्सप्लेन करेगी, वो आपको आंसर बताना है। इनके जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। यानी कि हम बच्चों को बोल देंगे कि भाई आप क्या करो कि आप जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो आप पानी में डालो और उसका स्वयं निष्कर्ष निकाल लो। तो इतने छोटे बच्चे ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे? खुद बताओ, आप नहीं निकाल पाएंगे। भाई छोटे बच्चे हैं ना, पहले से 5वीं तक के बच्चे नहीं। इसका तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। पानी के घनत्व के कारण जो अंडा है वो तैरने लगता है। आप खुद बताओ कि जो बच्चा है वो डेंसिटी वगैरह ये सब कुछ समझ पाएगा? टेक्निकल टर्म अगर आप उसको बता दोगे कि भाई इसमें जो है डेंसिटी के कारण जो है अंडा तैर रहा है, इसमें हमने ज़्यादा जो है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हमने अंडे की डेंसिटी ये सब कर दिया है, तो क्या बच्चा समझ पाएगा इस चीज़ को? तो मतलब टेक्निकल बातें आपको बच्चे के सामने नहीं करनी है, क्योंकि टेक्निकल बातें वो बच्चा जो है बाद में जैसे जैसे जो उसका जो मस्तिष्क का विकास होगा ना, वो सीख लेगा। तो आपको ऐसी बातें भी नहीं करनी है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, जैसा कि आपने और हमने फेस किया है। जब भी हम कुछ भी टीचर से पूछते थे, अरे ये तो तुम 9वीं में थे, अगर हम 5वीं में थे तो 6वीं में सीख लोगे, 7वीं में सीख लोगे। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है, इस वाले अप्रोच का यूज नहीं करना है। कुछ ना कुछ बच्चों को जरूर बताना अगर बच्चे ने कुछ पूछा है तो। और फोर्थ ऑप्शन है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करेंगे और उसका जो है बच्चों को हम ऑब्जर्वेशन देंगे। यानी कि बच्चों के सामने जो है हम अलग अलग मात्रा में नमक डालेंगे और बच्चों को जो है ईजिली तरीके से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी टेक्निकल शब्द का हम यूज नहीं करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो हमारा ये दोनों तो गलत ही हो गया। इसका जो है फोर्थ एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड ऑब्जर्व, हम जो है फिर ऑब्जर्व हम बच्चों को करने देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह क्वेश्चन देखो फिर से अभी कथन और कारण वाले, मतलब अभी तक में तो मतलब सारे क्वेश्चन तो मैं यही करा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी रखनी है। और ये ऐसा नहीं कि 2018-19 के क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है, 23 के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देख लेते हैं अभी कथन क्या बोलता है। ईवीएस के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। भाई ईवीएस को सीखने के लिए आप सभी को मालूम है, हमें अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया जो कौशल होते हैं उनसे जो हमें परिचित होने की जो आवश्यकता है। बिल्कुल ये तो सही बात है भाई, एक शिक्षक को जो है हमें बच्चों को जो ये सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बिल्कुल, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की जो संभावना होती है वो और भी अधिक हो जाती है। आप खुद सोचो कि बच्चों को जब आप डिफरेंट तरीके से जो है चीजें बता रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उसके बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन करवा रहे हो, तो इससे जो बच्चा है ना क्या करेगा, उसको जो कोई भी चीज जल्दी समझ में आएगी और उसका जो परिणाम है वो जल्दी हासिल कर लेगा। तो ये भी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि
ए और आर दोनों सही है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही रहता है, आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। पेपर में जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे नहीं कि बोल बोल के नहीं करना, आपको मन में ही जो है आपको ये सारी चीजें ऐसे करके जो है इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है, तभी जो है आप जल्दी जल्दी जो है कर पाओगे। और मेन है टाइम आपको जो है अच्छे से मैनेज करना है। इसका दोनों सही है, ठीक है। और बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक है वो क्या कर रही है कि वो एक योगात्मक मूल्यांकन, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है करना चाहिए। उसके लिए जो है प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस चीज पे जो सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, यह जो है आपको बताना है। प्रश्न पत्र की लंबाई व उद्देश्य पे, कि जो प्रश्न पत्र है उसकी लंबाई क्या और उद्देश्य क्या होनी चाहिए, क्या इस चीज पे। उसके बाद है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पे। बिल्कुल लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हम जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं, हम जो कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका मेन हमारा मोटिव क्या है, तो मोटिव हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है ऐसा नहीं कि हम जो है सीटेट के बच्चों के लिए जो हम एग्जाम बना रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, और उसमें जो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है आपको नीट के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्या वो एक सही प्रश्न पत्र होगा? नहीं ना। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही होगा कि हमें एक प्रश्न पत्र जो है बनाते समय जो है हमें सामग्री, क्या हम सामग्री उसमें ऐड कर रहे हैं वो, और उसका क्या उद्देश्य है, इस चीजों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। कुल अंक से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक से कोई मतलब नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी कि अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स नहीं है। लर्निंग आउटकम्स कौन सा नहीं है, ये आपको जो है बताना है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, क्या ये लर्निंग आउटकम्स है? बिल्कुल। उसके बाद देखे गए अनुभव किए हुए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे कि संसाधनों के स्वाभिमान में भेदभाव। जैसे कि मतलब हमारे समाज में कुछ भी ऐसे मुद्दे होते हैं उन पे जो हमें आवाज उठाने होते हैं, तो ये सारी चीजें समाज की जो प्रथाएं कुछ चल, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया था। अगर उन्होंने इस चीज को अगर नहीं नोटिस किया होता कि ये जो है ये जो प्रथा चल रही है, अगर किसी का हस्बैंड जो है गुजर गया तो उसकी जो है महिला को भी जो उसके साथ में जो है बांध के जो है उनको फिर कर दिया जाता था, ये चीजें तो गलत थी ना। तो राजा राम मोहन, ये चीजें तो मतलब चल रही थी, लेकिन एक राजा राम मोहन राय आए, उनको लगा कि नहीं ये चीजें गलत है, तो उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाया और उसका क्या किया, उसको खत्म किया। उसी तरीके से अगर हमारे समाज में कुछ भी ऐसे मुद्दे हैं तो उन पे हमें आवाज उठवाना है। समाज की प्रथाओं से संबंधित, जैसे कि संसाधनों के स्वाभिमान में भेदभाव, ये सारी चीजों को जो हमें क्या करना है। इनमें क्या पूछा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम लर्निंग आउटकम्स नहीं है, तो यही नहीं है भाई। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, ये वैसे अगर बड़े बच्चों के हिसाब से देखें तो ये तो है, क्योंकि बड़े बच्चों में जो है लॉजिक तर्क करने की क्षमता आ जाती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तर्क नहीं कर पाते भाई कि क्या आवाज हमें। अब खुद सोचो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके साथ जैसे कि कई घर में ऐसे होते हैं कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, जो मतलब हाथ वाथ उठाते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वाइफ पे उठा देते हैं, कभी कभी तो वाइफ भी ड्राम में डाल देती है। तो क्या ये जो बच्चे अगर देख रहे तो क्या बच्चे कुछ कर सकते हैं? क्या बच्चे आवाज उठा सकते हैं? नहीं ना। तो भाई यही चीज से जो है बच्चे का जो है अधिगम प्रतिफल नहीं होगा। बाकी जो है अच्छे या बुरे स्पर्श पे अपनी राय व्यक्त करना, इससे हो जाएगा। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेल बच्चों को जो हम करवाएंगे उससे हो जाएगा। कक्षा की दिशाओं की पहचान करवा देंगे तो उससे हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है तर्क करने की आवश्यकता होगी, और तर्क बच्चे नहीं कर पाते हैं, दिमाग अपना बुद्धि ज्यादा नहीं लगा पाते हैं। उनका बुद्धि सिर्फ खाने पीने में लगता है, और अच्छा है खाने पीने और खेलने में अच्छा है, सही है लगे उतना। अगर बच्चे अगर बहुत ज्यादा एज से पहले बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाएंगे तो फिर वो बच्चे नहीं कहलाएंगे। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन है, आपको कक्षा तीसरी से 5वीं तक कि अपने विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आप जो है सबसे उपयुक्त मानते हैं? बताओ भाई, आप कौन से मानदंडों का जो है प्रयोग करोगे कक्षा तीसरी से 5वीं तक के जो है ईवीएस की पुस्तक का चयन करते समय? पुस्तकों में चित्र बड़े व रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल व विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकों को सचित्र व विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होनी चाहिए। चौथा है हमारा पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो इसका करेक्ट आंसर है।
सबसे पहले जो किताब है वो रंगीन किताब है, चलो ठीक है, वो रंगीन किताब तो चाइल्ड सेंटर्ड बुक में ही आ जाएगा ना, बाल उन्मुख जो किताबें होती हैं उनमें तो ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ें क्या है कि उसमें भाई हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को किसी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना। उसमें जो माँ है वो सिर्फ किचन में ही खाना ना बनाए, वो पिताजी के साथ में जो है ऑफिस से घर आए, तो इस तरीके से हमें इमेजों का प्रयोग करना है। और हमें जो है क्या करना है, अपमानजनक व्यवहार जो है, किसी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, जैसे बच्चे जो है डॉगी को पत्थर मार रहे, इस तरीके के जो है चित्रों का हमें उसमें प्रयोग नहीं करना। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है हमारा, अगेन वही असर्शन रीजनिंग के। अब आपको, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि सारे जो है मैंने क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर के जो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो सब मैंने इसी स्लाइड में ले लिए। तो ऐसा नहीं है, आप 2023 के क्वेश्चन जाके देखना, उसमें ईवीएस में आपको मैक्सिमम जो पेडागोजी सेक्शन में जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको यही असर्शन एंड रीजनिंग के ही दर्शन होंगे। तो इसका क्या है असर्शन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है, बिल्कुल थीम है भाई, थीम से जो है बच्चे को जो है प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल। उसके बाद है विषयों की तुलना में थीम आधारित जो ईवीएस है सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। अब देखो भाई, जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो आसानी तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो थीम के माध्यम से जो है वो इंटर रिलेट करके कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं, वो उनको सीखने में बहुत मज़ा आता है। इसके बजाय कि हम उसको डिफरेंट बुक्स दे दें, साइंस की बुक अलग दे दें, उसके बाद जो है एसएसटी की बुक अलग दे दें, उन सब का इंटीग्रेट करके हमने एक ईवीएस बुक बनाया है जो कि तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को हम देते हैं। और पहली दूसरी में हम भाषा और गणित के माध्यम से जो हम उसको सिखाते हैं। पहली दूसरी में ईवीएस पुस्तक नहीं होती है, तो ये भी हम सही मान सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से सही नहीं है। मतलब ये भी सही है, बच्चे जो है आसानी से जो है सीख जाते हैं, लेकिन ये इसकी जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो देख लेते इसका करेक्ट आंसर क्या है। नहीं भाई नहीं, ये भी नहीं, सही व्याख्या नहीं। दोनों देखो, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे आ गया ना कि शिक्षक भी है ना, शिक्षक भी जो है आसानी से सीखता है, शिक्षक को क्या सीखने की जरूरत है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। और मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन में बहुत से, अगर बच्चों की डीप नॉलेज नहीं होगी ना तो मात जरूर खा जाएंगे। तो इसलिए तो बच्चों को डर लगता है ना भाई इस क्वेश्चन से। इसका दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए की। 13वां क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो सबसे उपयुक्त है। तो बताओ भाई कौन सी है। ग्लोब से नक्शा पढ़ना, क्या हम बच्चों को हम दे देंगे ग्लोब से नक्शा, लो भाई ग्लोब से नक्शा पढ़ो, क्या ऐसे जो हम गतिविधि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों को बोरिंग लगेगा, नहीं पढ़ेंगे अच्छे से वो। विभिन्न देशों के सिक्का जो है एकत्रित करना, क्या सिक्के एकत्रित करना ये पॉसिबल है बताओ। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना टफ टास्क दे दो। जब आप और हम जो है 12वीं में हुआ करते थे तो हमें स्कूल से कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मतलब XYZ फाइल वगैरह मिलती थी, उसको हम नहीं करते थे। छोटे बच्चे भाई ये इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेंगे, तो ये भी नहीं है। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना है, यानी कि जो सामग्री मौजूद है उसी से जो हमें ईवीएस किट जो है हमें बनानी है। एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्र बनाना नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी से जो हम क्या करेंगे, गतिविधि को प्रोत्साहित करें। गतिविधि भी यही हो रही है। यहाँ पे सिक्के एकत्रित करने के लिए बोल दो, नक्शे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। डेवलपिंग ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स, जो हमारे पास मौजूद संसाधन है उसी संसाधनों के माध्यम से जो हम ईवीएस किट का जो है निर्माण करेंगे कक्षा में। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है। आपको रचनात्मक आकलन बताना है। सीखने के लिए आकलन, ये मैंने आपको अच्छे से, ये वाला जो टॉपिक है ना, मैंने आपको सीडीपी में, बाल विकास में जो है अच्छे से मैंने डिटेल में करा रखा है। रचनात्मक आकलन क्या है ये देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने के बारे में आकलन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो हमारा है पहला है सीखने के लिए आकलन, जो आप सीख लिए हो उसका आकलन, यानी कि जो आप सीख रहे हो उसका आकलन, यानी कि ए। और सी अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि जो आप अधिगम कर रहे हो, जैसे आप अभी अधिगम कर रहे हो, इसके बाद आप जाके रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कि भाई मैंने कितना सीख लिया है। तो इसका ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन एंड रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है,
यानी कि जो बच्चे को जो सिखाने का जो एक तरीका है ना, फील्ड विजिट या फील्ड ट्रिप जो आप कराते हो, यानी कि अगर आप बच्चों को अगर फूलों के बारे में बताना है या किसी भी फसल के बारे में बताना है, तो आप फसल के बारे में बताना है तो भाई खेत ले जाओ, फूलों के बारे वगैरह में बताना है तो आसपास का जो नियर बाय जो बगीचा वगैरह पार्क वगैरह वहाँ ले जाओ। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें तो कोई दोराहे की बात नहीं है। उसके बाद इसका कारण क्या है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। मेमोराइजेशन की बात आ गई, ये तो गलत हो गया ना भाई, आप खुद बताओ। मैंने आपको क्या बताया, सीडीपी में भी बताया था कि जहां भी मेमोराइजेशन की बात आए कि हमें मेमोराइज नहीं कराना है, ये बच्चों को जो ना एक अनुभव प्रदान करते, एक एक्सपीरियंस प्रदान करते, ना कि मेमोराइजेशन। बच्चे वहां पे जाके याद नहीं करते, फूलों के नाम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। तो इसका ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं भाई, ए सही है परंतु आर गलत है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये तो हमारा फील्ड ट्रिप प्रमोट मेमोरी, ये चीज़ तो हमारा गलत हो गया। तो इसका हमारा ए सही है बट आर, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नोट्स हैं हमारे वो सभी टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, और टेलीग्राम पे भी आप जाओगे ना तो नोट्स मैंने पिन कर रखे होते हैं, यानी जैसे ही पिन पे क्लिक करोगे ना, जो भी मेरे सीडीपी के नोट्स है, सीटेट सीडीपी के, सीटेट ईवीएस के, और जो भी फ्यूचर में और भी अदर सब्जेक्ट बनाऊंगा, उन सभी के नोट्स आपको पिन में मिलेंगे। तो पिन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे सारे नोट्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।